ये है। एक बार आप मुझे बता देंगे मैसेज करके। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो। और आज बेटा है लेक्चर नंबर 2। क्लास हमारी क्लास नंबर 2। कल एक क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। कल हमने वेव टॉपिक से स्टार्ट किया था, तरंग से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने वो क्लास ली है। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली है, पहले एक बार कल वाली क्लास देख ले वो, और तब आए तो उसके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। वो कनेक्ट कर पाएगा चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कल वाली भी क्लास में यूज करेंगे। ठीक है। सियान, शुभम, कृष्णा, सत्यम, विप्लोब, सबाना, अजय, दिलीप, आसिफ, सभी को नमस्कार। सुजीत करें गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब बेटा आज हम, इससे पहले कि हम आगे क्लास में चलें, कल की क्लास का एक छोटा सा हल्का सा एक रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि किसी वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, किसी वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, या कोई वेव वैक्यूम में भी चल सकती है। इस आधार पर हम वेव को, तरंग को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो जिस वेव को चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, जो केवल माध्यम में चलेगी, उसे मैंने मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग कहा था। जो वैक्यूम के अंदर भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, उसे मैंने कहा था नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग। फिर वेव ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है, इस आधार पर भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव, ये केवल और केवल कैसी होती हैं? ये केवल ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इस तरह की हमने कल बातें क्लास में पढ़ी थी। अब आपको कितनी बातें याद हैं ये मुझे पता चलेगा। मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं अभी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिखाई दें तो समझ जाना कि वो बिहार का है। बिहार वाले 5 ऑप्शन रखते हैं। हरियाणा वालों ने भी ये बीच में किया था एक्सपेरिमेंट, ये 5 ऑप्शन वाला। ये आपको बताना है। ऑप्शन देखो, इसने कहा कि साउंड वेव जो है हो जाएगा प्रकाश। इसने कहा कि बाकी थोड़ा सा आपको खुद भी एफर्ट लगाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। साउंड वेव इज विच टाइप, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। आपके पास में कुछ ऑप्शन है तो आप क्या आंसर देंगे? तो साउंड किस तरह की वेव है? रमन ने एक अच्छा आंसर दिया हमें। अमितावा गुड मॉर्निंग। शिव हेलो। श्यान का गलत है, इन्होंने कल की क्लास नहीं ली है। कृष्णा का भी गलत है, अमन का ठीक है। बेटा पुराने देखो, ऑप्शन में मत फंसा करो कि ऑप्शन देखकर कि ये ऑप्शन बड़ा सुंदर सा लग रहा है, इसके प्रति विशेष एक आकर्षण है तो उस पर टिक लगा दो। आप देखो कि जब आप आंसर बता रहे हो तो आपने किस आधार पर बताया, या तो आपको फैक्ट याद है या किसी लॉजिक के तहत आपने बताया है। अभिषेक का गलत हो जैसे, अमन का सही है, दीप का गलत है, सत्यम का सही है, अभिषेक का भी गलत है, शंकर का गलत है, प्रशांत का ठीक है, विप्लव का गलत है, आशीष का ठीक है, शिवानी गलत, अमित गलत है। देखो इसने बोला कि साउंड किस टाइप की वेव है। पहले लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये तो बच्चे अयांत्रिक तरंगे होती हैं, ये तो वैक्यूम के अंदर भी चल सकती हैं। लेकिन साउंड जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, साउंड तो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग। और मैकेनिकल वेव भी होते हैं 2 टाइप की। तो साउंड जो था मैकेनिकल ट्रांसवर्स में लिखवाया था कि मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल में? मैंने लिखवाया था साउंड को आपको मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल में, यांत्रिक अनुदैर्घ्य में, ना कि ट्रांसवर्स में। तो केवल बी ऑप्शन सही है। नन ऑफ दीज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सी सही है और बी और सी तो इसलिए सही नहीं, क्योंकि बी तो गलत हो ही गया, सी ऑप्शन सही है। मैं एक चीज बताओ, कल आपको मैंने स्पेशली लिखवाया था कि जो मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग जो है 2 प्रकार की हो सकती है, एक ट्रांसवर्स, एक अनुप्रस्थ, और एक लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। तो आपको मैंने मैकेनिकल ट्रांसवर्स में बताया था कि जो रस्सी के अंदर तरंग पैदा होती है मैकेनिकल ट्रांसवर्स है, वाटर की सरफेस पे जो पैदा होती है मैकेनिकल ट्रांसवर्स है। लेकिन जो साउंड है वो बच्चे मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में बताया था। तो साउंड जो है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं इससे पूरा लिख दूं? चलो आज वो पॉइंट लिखवा भी देंगे अलग से। तो इसका आंसर सी ऑप्शन वालों को ठीक है। ई वाले बहुत सारे बच्चे करते क्या है ना, उन्हें लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन ठीक होते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर हमें क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा पेपर में,
ऐसा ऑप्शन दिख जाए कि बी और सी दोनों सही या सारे सही, तो हम जनरली उसमें टिक लगा देते हैं। हालांकि उसमें 60-70% हमारा तुक्का लग जाता है कि सही होता है क्वेश्चन, लेकिन ये गलत है। तो आपको ऐसे ऑप्शन से प्रभावित होकर आंसर नहीं बताना, आपको आप तुक्का मारने नहीं जा रहे हो, आप पढ़ के जा रहे हो। तो जब पढ़ के जा रहे हो तो पूरा करना आपको सही, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा, कल ये भी कल की क्लास से है, ये बताओ। रणवीर कह रहे मेरा सही था, ओके। ऐसा कह रहा कल की क्लास की पीएनजी नहीं मिली है, अच्छा। हम्म। तो कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ वेव्स डू वाइब्रेशन मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मूवमेंट। तो ये कह रहा है कि किस तरह के तरंगों में कंपन तरंग की गति की दिशा के समांतर होते हैं, यानी कि जिस दिशा में तरंग की गति है, ये कह रहा है कि किस तरह की तरंग में कंपन तरंग की गति की दिशा के समांतर होते हैं। जो कंपन जो है ना, जो जो तरंग की जो वेव की डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन के समांतर होते हैं। तो ये आपको कल बताया था मैंने, ये एक दो बच्चे का मैं भी देख रहा था गलत कर रखा उसने। तो बच्चे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बताई थी आपको मैंने, अनुदैर्घ्य तरंगे, सारे गलत। तो सी ऑप्शन ठीक है इसका भी। रणवीर, विकास, विप्लव, अमन, लबोनी, सबका ठीक है ये। बेटे कल बताया तो था ये, ऐसे गलती नहीं करनी। अच्छा, एक यहां पर लिखा है इसने, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट, अनुप्रस्थ तरंगे चल सकती हैं। अब देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन एक्चुअली में पूरा नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें कुछ एज्यूम आपको करना पड़ेगा। देखो एक बच्चे आपको पता है कि जो मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, ये ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी, ये अनुप्रस्थ भी होती हैं, जैसे रस्सी वाली और पानी की सतह वाली, अनुप्रस्थ भी होते हैं और अनुदैर्घ्य भी, अनुदैर्घ्य भी। तो जो बच्चे मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है ना, जो यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये आपकी सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती हैं और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड दोनों में। लेकिन जो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल हैं, ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड तरल में भी चल सकती हैं और गैस में भी। वैक्यूम में तो चल ही नहीं सकती भाई, मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे निर्वात में तो चलती नहीं है। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड में ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर चल सकती हैं, तीनों में। अगर अब यहां पर हम देखें इस चीज को, इसने बोला कि ट्रांसवर्स वेव कहां चल सकती है, लिखा इन्हें गैस, तो गैस में चल ही नहीं सकती। बोथ इन्हें गैस, गैस वाला गलत हो गया। नोट इन्हें गैस बट इन्हें मेटल, ये सही है। अब इसका ऑप्शन भी सी ठीक हो गया। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन अधूरा इसलिए है क्योंकि मैंने, एक तो आपको ये पता है कि मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह की हैं, तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल सकती है। लेकिन बेटा एक हमने एक कल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये भी तो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी तो मैंने आपको ट्रांसवर्स बोला था, ये भी होती है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये तो वैक्यूम में भी चल सकती हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये आपका चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ ना हो, वैक्यूम खाली जगह हो, ये सब जगह चल सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, वैक्यूम में भी। तो उसे यहाँ पर लिखना चाहिए था कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा है। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव जो है गैसों में नहीं चल सकती हैं, वो सॉलिड और लिक्विड में चल सकती है। तो सी ऑप्शन ठीक है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यूम कर लिया कि वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स का जिक्र कर रहा है। पेपर में रखा किसी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, तो उसे डिटेल में लिखना चाहिए था कि वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स की बात कर रहा है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और तरल में ही चल सकती हैं, लिक्विड गैस में नहीं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये भी तो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, ये लिक्विड में भी चल सकती हैं, गैस में भी, और ये तो वैक्यूम में भी चल सकती हैं। क्योंकि इनके लिए जरूरी नहीं है कि मीडियम होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो
हमारे लिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन इसका ठीक आंसर होगा। ठीक, एक चलो एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। एक क्वेश्चन ये करो, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन कराई जाएगी, मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई बच्चा केवल क्लास में ऐसा है कि जो केवल एसएससी टाइप के पेपर की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की, सीजीएल की, सीपीओ की, वो तो शाम को जो पीएनजी मिले आपको, उस पीएनजी फाइल में जो जो आपको ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना पीडीएफ वाले, बस इन्हें देख लिया करो। लेकिन जिन्हें थोड़ा सा अच्छा साइंस पढ़नी है, उसके मैंने कल आपको पेपर के नाम बताए थे, जैसे कि आपको सीडीएस का पेपर देना है, या जैसे मान लो कि आपको एनडी का पेपर देना है, कमांडेंट का पेपर देना है, रेलवे के पेपर देने उनमें अच्छी आती है, दिल्ली पुलिस AWTPO का देना है, यूपी रेडियो ऑपरेटर का देना है। तो कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे बिहार पीसीएस वगैरह में भी कई कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो फिजिक्स के, वो यूपी में हालांकि उतना नहीं पूछते, बिहार में ज्यादा पूछते हैं। तो उन बच्चों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए शायद आपने साइंस स्पेशल लिया भी है, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ देखना, इसने बोला कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू, तो साउंड कहां से गुजर नहीं सकता, तो आपको पता है वैक्यूम से। साउंड तो क्या है बच्चे, मैकेनिकल वेव है, तो साउंड सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड तरल में भी जा सकता है, गैस में भी, लेकिन साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये, इन तीनों में तो चल सकता है। तो जहां चल सकता है वो आंसर नहीं बताना, जहां नहीं चल सकता बताना। ये देखो, ये यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, यूपी वाले हर साल किसी न किसी पेपर में पूछते हैं इस क्वेश्चन को, कि साउंड कहाँ नहीं चल सकता या कहाँ तेज चलता है। ये सारी बातें अभी आएंगी क्लास में। अब हम कल की क्लास से बाहर निकलते हैं, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब एक हमें मोटा मोटी आइडिया हो गया है कि कोई आज के बाद मेरे से पूछ ले मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, अरे पीएनजी फाइल आज मिल जाएगी, कोई बात नहीं, हो सकता है कि नया बैच अभी नहीं डाली उन्होंने, तो मैं बोल दूंगा आज वो डाल देंगे। मैंने आपसे कहा भाई कि मैकेनिकल वेव अगर आप सुन रहे हैं आज के बाद, तो मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है जो केवल मीडियम में चले, माध्यम में चले। मीडियम में चलने वाली कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव। और जो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर लें वो नॉन मैकेनिकल है, यांत्रिक तरंग है। फिर उसके अलावा ट्रांसवर्स किस तरीके से वाइब्रेशन होंगे, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होंगे, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कह रहे सर शुरू के 25 क्लास के टॉपिक बता दो प्लीज, AW का पेपर पहले है। अगर किसी बच्चे का AWTPO का, जैसे मान लो कि अभी आपका बैच कल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर किसी बच्चे का पेपर मान लो 15-20 दिन, एक महीने बाद है, भैया 15-20 दिन महीने में तो पेपर आपका तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सिलेबस लगभग 3 महीने लगेंगे। तो बच्चे ऐसा क्या करो कि वो VOD सेक्शन से पढ़ लिया करो। तो जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी वेव चल रहा, तो इसे तो लाइव ही पढ़ो। तो इसके अलावा कोई और टॉपिक जो है आपका, वो आप जैसे मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है वो VOD से पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम शुरू में तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वेव हो, लाइट हो, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारे पढ़ेंगे हम शुरू में। तो मैकेनिक्स पढ़ेंगे बाद में, तो आप वहां से कर लेना। ठीक है, कल की क्लास डली हुई बेटा वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ी, वो फिजिक्स में नहीं मिलेगी, वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में मिल जाएगी वो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे हम एंड डालते हैं साउंड, ध्वनि। अभी साउंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, साउंड के बारे में सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। अगर आपको आवाज सुननी है तो उसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा भाई मुझे आवाज सुननी है, साउंड प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो भाई अजीत क्या हो गया, क्लास से भागना है क्या, ब्लॉक कर दूं अभी। एसएससी सीजीएल मेन साइंस, सीजीएल के मेन में साइंस आती है क्या, या मतलब टाइम खराब करने आयो क्लास के यहाँ पे। तो उसके बाद रोते फिरोगे, कॉल सेंटर पे कॉल करते फिरोगे, मुझे अनलॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, मास्टर ने ब्लॉक कर दिया मुझे। अगली बार तेरा कमेंट दिख गया ना तो परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगा यहाँ से, और फिर रोता रहना, कितने भी हाथ पैर मार लेना, अनब्लॉक नहीं हो पाएगा। अब साउंड जो है, ध्वनि, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। मैंने कहा भाई साउंड प्रोड्यूस करो। आप करोगे सर, मैंने कहा भाई मुझे आवाज सुननी है, बोलने के अलावा किसी और तरीके से साउंड प्रोड्यूस करो कमरे में। आप करोगे, क्या करें क्या करें, आप क्या करोगे, थाली कटोरी लोगे या चम्मच, उन्हें आपस में टक्कर मारने लग जाओगे, या आप क्या करोगे, टेबल पे ऐसे हाथ मारने लग जाओगे, या दीवार पे मुक्का मारने लगोगे। आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके है कि अगर हमें साउंड सुनना है, आवाज सुननी है, तो साउंड तभी सुनाई देगी जब कोई वस्तु वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, वस्तुओं के कंपन करने से। आप गिटार देखो, आपके पास गिटार है, अभी कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन गिटार का एक तार पकड़ के छोड़ देना, आवाज आएगी टिन, वो तारे से वाइब्रेट कर रहा होगा। ये आप क्या करेंगे,
जैसे कि आप एक थाली में आप एक जब कटोरी मारते हैं तो थाली की स्किन और एक कटोरी की स्किन वाइब्रेट करने लगती है, तो साउंड सुनाई देता है आपको इससे। या जब आप ढोलक को हिट करते हैं तो ढोलक की स्किन भी वाइब्रेट करती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। या साउंड जो है, ध्वनि जो है, किस वजह से पैदा होती है? वस्तुओं के कंपन करने से पैदा होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में लिखेंगे कंपन कर रही वस्तुएं, कंपन कर रही वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो कंपन कर रही वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये सिंपल से एक बात हो गई। अब आते हैं सेकंड पे, जिससे मैंने क्वेश्चन आज क्लास में लिया भी था, इंपोर्टेंट था ये। साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। वजह साउंड कैसी है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कल से में क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल जो होती है कि वो जो मीडियम में पैदा होंगी, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या बताया था कल आपको कि वेव मीडियम में तो पैदा होगी, पर मीडियम के पार्टिकल क्या हिलेंगे? आगे पीछे, यानी वेव की डायरेक्शन में हिलेंगे। ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो साउंड कैसे है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसलिए मैंने कहा था कल की क्लास लेना जरूरी है, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। बहुत सारी चीजें कल की भी हम यूज करेंगे। थर्ड लिखेंगे साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम। ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। अब फोर्थ पॉइंट आप मुझे बताएंगे। यहां तक की बात आप सभी जानते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि ठीक है भैया, साउंड जो है, ध्वनि जो है, ठोस में भी चलेगी, तरल में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी, वैक्यूम में नहीं चलेगी। लेकिन इन सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सबसे तेज कहां चलेगी? जो साउंड जो है वो सबसे फास्ट ट्रेवल कहां करता है? ठोस में, तरल में कि गैस में? ये आपको बताना है। ये भी प्रीवियस ईयर का फेमस क्वेश्चन है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आना चाहिए। 9th क्लास में साउंड आपने पढ़ा होगा। 9th में पढ़ाता हूँ यहाँ पे बच्चों को मैं, कैरियरविल एप्लीकेशन पे, 9th और 10th बैच में। तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे डिटेल में पढ़ कर आए होंगे, कुछ तो याद होगा आपको। रमन राघव जी ने एक सही आंसर दिया हमें एकदम। तो साउंड सबसे तेज कहाँ चलता है ये आपको बताना है। ठोस, तरल, गैस आपके पास ऑप्शन है। कामनी, शंकर ने सबको सही, स्तुति का गलत है, आशीष, अभिषेक का ठीक है, रणवीर का सही है, श्यान का गलत है। कह रहा हिंदी में भी लिखो। ये हिंदी दिख नहीं रही भाई, तुझे क्या लिख रहा है ये? कंपन कर रही वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। और इसमें तो क्या है, 4 बार बता दिया कि ध्वनि ठोस, तरल, गैस में चल सकती है, निर्वात में नहीं। तो थोड़ा खुद भी मेहनत कर लो। ये सब कुछ पका पकाया चाहिए। पका पकाया खाने वालों को नौकरी लगी आज तक किसी की? जितने बच्चे कह रहे हैं गैस, उन सबका गलत है। बच्चे, स्पीड ऑफ साउंड पैदा होती है सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की जो चाल है, साउंड बच्चे सबसे तेज चलता है सॉलिड में, उससे धीरे चलता है लिक्विड, तरल में, और सबसे धीरे चलता है गैस में। वैक्यूम में तो खैर ट्रेवल करता ही नहीं है। तो अगर मैं इसमें एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ स्टील,
इसमें एग्जांपल लेता हूँ लिक्विड का वाटर, गैस में एग्जांपल ले लेता हूँ एयर। तो स्टील में साउंड की स्पीड है लगभग 5600 के आसपास, 5550 मीटर पर सेकंड के आसपास है। वाटर में है कुछ 1500 के आसपास, और एयर में है कुछ 343 के आसपास। ये मैं 22 डिग्री टेम्परेचर बता रहा हूँ। जीरो पे लिखना चाहते हो तो 332 लिख सकते हो आप। तो ये बस केवल एक मोटा सा आइडिया देने के लिए था कि देखो स्टील में साउंड की स्पीड लगभग 5500 के आसपास है, पानी में 1500 के आसपास है, और गैसों में 350 के आसपास है। तो साउंड सॉलिड में तेज चलता है, उससे धीरे लिक्विड में सबसे धीरे चलता है एयर में। ठीक है। अच्छा, दूसरा यही जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर है। अच्छा, जैसे अगर आपको थोड़ा कभी महसूस करना हो ना, आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि जैसे आप यहां पर खड़े हैं, कोई ट्रेन की पटरी है और आपका दोस्त उससे थोड़ा दूर खड़ा है, मान लो कि 50-60 मीटर दूर खड़ा है या 100 मीटर मान लो, और आपने इस ट्रेन की जो पटरी है इस पर खतोड़ा मारा खींच के, हालांकि ऐसा करना नहीं, केवल एज्यूम करो दिमाग में, आपने पटरी पर हथौड़ा मारा खींचे टन, तो जो आपका दोस्त कुछ दूरी पे खड़ा है ना, उसे दो आवाज आएंगी। एक आवाज जो आएगी बच्चे साउंड की, जो आएगी पटरी के थ्रू, वो सब पहले सुनेगी, और एक आएगी हवा के थ्रू, जो उसे हल्का सा बाद में सुनेगी। आपको तो दोनों क्या, आप तो बहुत ही नजदीक खड़े हैं तो आपको तो लगभग एक ही आवाज सुनेगी, लेकिन जो कुछ दूरी पर है ना, तो उसे बिल्कुल महसूस होगा कि जो हवा में आवाज आ रही है ना वो हल्का सा पीछे आई है। तो साउंड सॉलिड में तेज चलता है, और उससे धीरे किसके अंदर चलता है साउंड, उससे धीरे चलता है लिक्विड तरल में, और सबसे धीरे चलता है गैस में। अच्छा, तो अगर हम टेक्निकली जाएं, इनके पीछे की वजह क्या होती है। साउंड की बच्चे जो स्पीड है वो स्टिफनेस, कठोरता पे डिपेंड करती है, कि जो चीज ज्यादा कठोर होगी उसमें साउंड तेज भागता है। जैसे सोलिड जो है बहुत ही स्टिफ होते हैं, यानी कि सोलिड की अगर आपको शक्ल बदलनी है ना, कोई सोलिड चीज है उसकी शेप चेंज करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा फोर्स बल लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी शेप चेंज होगी। लेकिन लिक्विड की शेप तो चेंज करना बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ बच्चों से कि लिक्विड में तो हल्का सा हाथ मार दो। जब आप सर्दियों में नहाते हैं, नहाने का मन नहीं करता है, बाथरूम में बैठे हैं, हम पानी को ऐसे हिलाते रहते हैं ना बहुत देर तक, मूड बनाते हैं कि नहाने का माहौल सा बने, तो पानी में आपने हाथ मारा तो पानी की शेप तो तुरंत चेंज हो गई। और हवा में तो फूंक मार दोगे तो गैसें पूरी हिल जाएंगी। तो सबसे ज्यादा स्टिफ कौन है, सोलिड। उसके बाद किसका नंबर आता है, लिक्विड। तरल कम से कम हाथ तो मारना पड़ेगा, और इसमें तो फूंक मारने से हिल जाएगा। तो स्टिफनेस बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, ज्यादा स्टिफ होते हैं सोलिड तो उनमें साउंड तेज चलता है। उसके बाद नंबर आता है लिक्विड का, फिर आता है गैस का। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, stiffness effect on स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर, ये हिंदी वाले को दिख रहा नहीं, दिख रहा भाई, हिंदी में लिखा है ये, ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव। हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, पंजाबी में लिखो, बस यही है। स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, तो स्टिफनेस बढ़ने पर, स्टिफनेस के इंक्रीज होने पर आप लिख सकते हैं, स्टिफनेस के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि की चाल बढ़ेगी। कठोरता के बढ़ने पर, ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव, तो कठोरता बढ़ने पर ध्वनि की चाल इंक्रीज होती है। इसलिए सोलिड में साउंड तेज, लिक्विड में धीरे, और गैस में सबसे धीरे चलता है। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे बोला कि साउंड की जो स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है, वो सोलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में कम। कई बार पेपर में इतना इजी वे में ऑप्शन नहीं मिलते। अब देखो आपको ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज कर सकता है। मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, उसके अलग अलग टाइप से ऑप्शन दूंगा, तो आप एक ही कमेंट में कोमा लगा के लिखेंगे। तो अभी पहले पूरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सिंपल सा है, बस ऑप्शन अलग अलग टाइप के दिखेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, अरे इतनी इंग्लिश आती है भाई हिंदी वाले को। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन ये है कि साउंड की स्पीड मैक्सिमम कहाँ है, तो बिल्कुल बेसिक अगर ऑप्शन मिलेंगे तो ये मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, ठोस, तरल, गैस, निर्वात। और मैं मान के चल रहा हूं कि इतना हिंदी इंग्लिश तुम्हें आती है। ये ऑप्शन मिल जाएंगे, एयर, वाटर,
वैक्यूम, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टील, ये ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आयरन वाटर वैक्यूम स्टील, ये ऑप्शन मिल जाएगा। एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, एयर। एक ही कमेंट में कोमा लगा लिखेंगे, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, जो भी आपको ठीक लग रहा है। यान बेटा एक दो तुम ढंग का क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ना सही, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आंसर तूने एक नहीं बताया सुबह से, ठीक, और क्वेश्चन तूने ऐसा लिखा जैसे कितना गंभीर बात लिखी हुई बात है, तो खुद भी सोच सकता था जो तूने लिखी है, अभी बच्चों से पूछूंगा मैं। देखो, इसने कहा है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होगी। इसमें तो कुछ पहले वाला तो किसी का गलत होगा ही नहीं, साउंड तेज चलता है सॉलिड में, तो ए ऑप्शन सही है। बी में एयर वाटर वैक्यूम स्टील, तो साउंड सॉलिड में तेज चलता है, तो सॉलिड का एक ऑप्शन दिख रहा है स्टील, ये हमारा आंसर ठीक हो गया। अब यहाँ पे आयरन वाटर वैक्यूम स्टील, यहाँ दो ऑप्शन है सॉलिड के। देखो ये जो बच्चे आयरन है ना और ये स्टील, तो बच्चे स्टील में आयरन तो होता ही है Fe, साथ में कार्बन भी होता है। तो स्टील जितनी स्पीड स्टील में, आयरन में, स्टील में आयरन तो है ही, साथ में कार्बन भी, तो इसमें जो थोड़ी सी स्पीड जो होती है स्टील में, अगर कभी आपको ऑप्शन चूज करना हो आयरन और स्टील का, तो आप स्टील पर टिक लगाएंगे। इसे हल्का सा मामूली सा फर्क रहता है, जैसे मान लो इसमें 5500 के आसपास है, तो इसमें 5550, थोड़ा सा फर्क। अगर आपको दोनों में से एक ढूंढना हो तो आप इस पर टिक लगाएंगे। अब आया एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन, एयर। इन सब में बच्चे साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है एल्युमिनियम में, सबसे कम है गोल्ड में। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है सॉलिड के, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है, अगर दो तीन ऑप्शन ही सॉलिड के मिल जाएं तो अब क्या करें। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि मैं एल्युमिनियम में स्पीड ज्यादा क्यों कह रहा हूँ और गोल्ड में सबसे कम क्यों कह रहा हूँ। इसके लिए लेकिन थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। देखो साउंड की जो बच्चे स्पीड होती है वो स्टिफनेस, मैंने कहा कठोरता के बढ़ने पे बढ़ती है, कि जो चीज ज्यादा स्टिफ होगी, ज्यादा कठोर होगी, उसमें साउंड तेज चलेगा। जैसे कि सॉलिड, फिर नंबर आएगा लिक्विड तरल का, फिर आएगा गैस का। लेकिन सॉलिड में साउंड तेज तो है, पर कौन से वाले सॉलिड में। अब बच्चों डिपेंड करेगा डेंसिटी, घनत्व पर, कि जो सॉलिड कम डेंस होगा उनमें साउंड तेज भागेगा। याद रखना डेंसिटी जिसकी कम होगी उसमें तेज होगा। बहुत जगह बच्चों को टीचर पढ़ा देता है कि डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, इसलिए सॉलिड में साउंड तेज चलता है, क्योंकि सॉलिड ज्यादा डेंस होते हैं। सॉलिड में साउंड तेज इसलिए चलता है क्योंकि सॉलिड ज्यादा स्टिफ है, ज्यादा कठोर है, तो स्टिफनेस इंक्रीज होने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है। अब लेकिन स्टिफनेस सॉलिड की ज्यादा तो है, तो कौन सा सॉलिड की ज्यादा है। अब अलग अलग सॉलिड की अलग अलग स्टिफनेस होंगी, ऐसे अलग लिक्विड की, गैस की। अब वो अगर एक ही सॉलिड का अगर सॉलिड में भी आपको तीन चार ऑप्शन मिल जाएं, तो फिर आपको जाना पड़ेगा डेंसिटी पे, घनत्व पर। अब वो कैसे जाएंगे, देखो जैसे हमारे पास में एक है यहाँ पर एल्युमिनियम, एक है Fe और एक है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है Au। तो मैंने कहा कि जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड की स्पीड होगी ज्यादा। कल बता रखा, उद्देश्य कल की क्लास देख कर आओ। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। अब डेंसिटी कम किसकी होगी पता कैसे चलेगा, उसके लिए मैंने कहा कि केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखो, तो आवर्त सारणी में केमिस्ट्री के टीचर आपको बताएंगे कि जो एल्युमिनियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, लोहे का होता है 26 और गोल्ड का होता है 79। इनके ये परमाणु क्रमांक हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं ये। तो यानी कि हमारी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उस आवर्त सारणी में सारे जो एलिमेंट हैं वो कैसे सेट किए गए हैं
कि जिसकी डेंसिटी कम है वो शुरू में है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो बाद में है। तो जिसका पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। अब इन तीनों में अगर आप देखेंगे सबसे कम डेंसिटी किसकी दिख रही है आपको, एल्युमिनियम की, इसलिए इसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर ज्यादा है यानी गोल्ड की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो उसमें साउंड की स्पीड कैसी आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो यहां पे एक्चुअली लिखेंगे हम डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। बच्चे साउंड की जो स्पीड है उसे मैं लिख रहा हूं वी से, साउंड की जो स्पीड होती है ना वो डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यह है कि भाई डेंसिटी तो नीचे लिखा है, स्पीड लिखा है ऊपर, यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी नीचे की वैल्यू कम तो ऊपर की ज्यादा आएगी, यानी जिसकी डेंसिटी कम उसमें साउंड की स्पीड कैसी आएगी, ज्यादा। तो स्टील रहता तो वो आयरन ही मान लो ना, उसे कह रहे स्टील रहता तो। अब ये मेरे पास साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम उसमें साउंड की स्पीड कैसी, ज्यादा। तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम की डेंसिटी कम क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कम है। तो एल्युमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर इन तीनों में सबसे कम है, तो इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी, इसलिए इसमें साउंड की स्पीड कैसी आएगी, ज्यादा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किसमें, एल्युमिनियम में, लगभग 6400 के आसपास होती है इसमें। और गोल्ड में जो है, ये गोल्ड का सिंबल है, गोल्ड में है सबसे कम इन तीनों में, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में है और सबसे कम है गोल्ड के अंदर। तो डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब पता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो चीजें हैं और एक की डेंसिटी दूसरे से 4 गुना है, तो जिसकी डेंसिटी 4 गुना होगी तो 4 का बच्चे जिसकी डेंसिटी ज्यादा 4 गुना, 4 का रूट लेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा, 2, यानी उसमें स्पीड आधी होगी। भाई डेंसिटी नीचे लिखा है ना, तो मान लो कि मेरे पास 2 गैसें हैं, एक गैस की डेंसिटी दूसरे से 4 गुना है, तो उसकी डेंसिटी 4 गुना, 4 का रूट लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 1 लिखा ही है, तो उसमें स्पीड आधी आएगी, इस तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन था एक बच्चे का, देखो उसने पूरा पेज भर दिया यहाँ पे कमेंट बॉक्स, और इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा, कह रहा है जी जब हम किसी कमरे को बंद कर लेते हैं तो साउंड कम क्यों आती है। मान लो कि आपका रूम खुला हुआ है, ठीक है, ये आपका रूम खुला हुआ है और आपके घर में मान लो कि आपके मम्मी पापा भाई बहन बैठ के बातचीत कर रहे हैं बाहर, और आप पढ़ रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप क्या करते हैं, गेट बंद कर लेते हैं तो उनकी आवाज कम आएगी। ये दुनिया में कोई भी इंसान बता सकता है इसका आंसर, जिसने थोड़ा भी किताब खोली है 2-4 बार। भैया गेट बंद कर दोगे तो सारा साउंड अंदर नहीं आ रहा ना, कुछ साउंड तो दीवार पर टकरा कर ही रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाएगा उसी तरफ। भाई ये गेट है, अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं तो कुछ साउंड तो रिफ्लेक्ट हो गया, हल्का फुल्का कुछ साउंड क्या होगा, जो जगह बची हुई है, जो कि फर्श और गेट के बीच में जगह है, जो दरवाजे में जो हल्का सा जो थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो उसके थ्रू अंदर आ जाएगा, तो ये फर्क पड़ेगा। सर क्या डिफरेंस है स्पेशल में, क्या उसमें अलग, भाई कल बता दिया मैंने क्या डिफरेंस है, जी स्पेशल साइंस स्पेशल में कल की क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी का क्या इफेक्ट है बच्चे साउंड की स्पीड पर, डेंसिटी ज्यादा होने पर साउंड की स्पीड घटेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसका आपको आंसर बताना है, ये बताना कितनी क्लासेज होंगी, जीएस स्पेशल में साइंस स्पेशल में क्या फर्क है, किस किस एग्जाम को हम ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, कितने लेक्चर लेंगे, सारी बातें कल डिस्कस हो चुकी हैं। तो रोज रोज हम एक ही बात नहीं करेंगे, अब केवल पढ़ाई की बात होगी। हम्म इसमें क्या बचा, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तभी आपको मैंने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड किसमें मैक्सिमम होगी, तो किसमें बच्चे में, एल्युमिनियम में, क्योंकि एल्युमिनियम जो है उसकी आयरन, बच्चे आयरन है, स्टील में भी तो आयरन ही होता है, आयरन प्लस कार्बन। तो आपको पता है कि जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसका 13 है,
तो है तो तीनों सॉलिड ही, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी डेंसिटी कम, उसमें साउंड की स्पीड कैसी आएगी, ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया भी ये वाला, यहाँ किया तो है ये वाला, एल्युमिनियम गोल्ड आयरन हमें ऑप्शन में मिला था, तो हमने टिक किस पे लगाया था, एल्युमिनियम पे। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करते हैं हम, कल हमने क्या डिस्कस किया क्लास में कि हमने 10th 12th बीएससी कर ली, हमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वे में डिफरेंस नहीं पता, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में। तो कल हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वे में डिफरेंस समझा कि जिस मीडियम में वेव चल रही है अगर उसी मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य है, जिस मीडियम में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशन होंगे, उसके लंबवत अगर कंपन होंगे तो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ रहेंगे। ये हमें पता चल गया। आज हम फिर क्या समझेंगे, ऐसे ही 10th 12th बीएससी करने के बाद हमें ये नहीं पता कि अगर कोई वेव हमारे पास है तो उस वेव की वेवलेंथ, उसकी तरंग धैर्य से क्या मतलब होता है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का क्या मतलब है, नहीं जान रहे हम। उस वेव की स्पीड से क्या मतलब है, उस वेव का जो हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके सांप जैसा, उस डायग्राम का क्या मतलब है। तो हमें 2-3 बातें सीखनी पड़ेंगी। इसका हमें लाइट में भी फायदा होगा, क्योंकि लाइट भी हम पढ़ेंगे एक वेव है, बस लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड मैकेनिकल वेव है। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग है, केवल मीडियम में चलेगी, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। तो हमें 2-4 बातें आनी चाहिए, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्पीड, उसका एम्पलीट्यूड, आयाम। अगर ये बातें आपको आती हैं तो आप वेव को ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, ये देखो। और ये चीजें वैसे भी आनी चाहिए ना, कल खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मान लो खास तौर से वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और उन्हें बहुत ही छोटी छोटी चीजें नहीं पता होंगी ना, तो खुद कई बार कॉन्फिडेंस डाउन सा होता है। कोई बच्चा आके कुछ पूछ ले आपसे, या आप खुद भी सोचते हो कि यार बताओ डिग्री लिए घूम रहा हूं मैं बीएससी की और आ कुछ नहीं रहा है। अच्छा, भारत में बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोगों को पास मार्कशीट है, आप गांव गांव में पहुंच जाओ, बिल्कुल दूर दराज के, वहाँ BA MA की डिग्री लिए हुए, एक आध तो MPhil भी लिया बैठा होगा, एक आध बेस, सब कुछ सब मिलेगी डिग्री, लेकिन कहेंगे जॉब नहीं है। भाई गवर्नमेंट जॉब ही केवल जॉब थोड़ी ना, और भी जॉब है, लेकिन उन्हें पता है कि वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके पास केवल मार्कशीट है, समझ नहीं है चीज़ों की, तो उन्होंने सीखा नहीं है। खाली मार्कशीट होना आपकी काबिलियत के लिए नहीं है। तो आपको जो चीज़, आपने जो भी बच्चा है आज अपने आप से पूछना क्लास खत्म होने के बाद कि मैंने कॉमर्स में किया है, साइंस में किया है, मैंने इसमें किया है, तो जो मैंने सब्जेक्ट में जितना मैंने डिग्री ली है क्या मुझे उसकी नॉलेज है। जो हिस्ट्री वाला बंदा, वो आंखें बंद करके फील करना कि क्या उसे पूरा इंडियन मूवमेंट के बारे में पता है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो चला स्वतंत्रता के बारे में। जो कॉमर्स वाला है कि क्या उसे सारी चीजें पता है, जितनी पूछता है चीजें। क्या साइंस वाले को एक एक बात पता है, नहीं पता। तो यानी कि सीखना बहुत जरूरी प्रोसेस है। अब यहाँ देखो, ये हमारे बच्चे, एक हम वेव बनाएंगे और ग्राफ पे जो आप वेव देखते हैं वो वेव आपने ऐसे देखी होगी, ये किसी वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि किसी मीडियम में वेव ऐसी चलती है, ऐसी ऐसे करके। अरे वेव ऐसे थोड़ा ना चलती है। जब वेव बन रही है या तो पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे हैं सारे के सारे वहीं के वहीं, या ऊपर नीचे हिल रहे हैं। ये तो ग्राफ पर मैसेज दिखाते हैं, ऐसे ही क्यों दिखाते हैं वो समझते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी इसमें। हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव, एक अनुप्रस्थ तरंग ले रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो, ये बच्चे यहां से, मैंने इसे ऊपर वाला पार्ट दिखाया, एक नीचे, तो यहां से यहां तक का हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट दोलन होता है। कैसे होता है ये, इसे ऐसे ही क्यों दिखाया गया, इसका क्या मतलब है, अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने कहा कि भाई किसी मीडियम में वेव पैदा हुई, जैसे मैंने एक रस्सी ली, रस्सी का एक सिरा मैंने दीवार में बांध दिया, एक अपने हाथ पे लिया, और मैंने कल आपको समझाया था अगर मैं हल्का झटका दे दूं रस्सी के अंदर, टक ऐसे कर दूं, तो रस्सी के अंदर आपको एक वेव दिखाई देगी। ये वेव कैसे बनी थी, तो मैंने कहा था इस रस्सी पे आप काले काले मार्कर से निशान लगा लो, तो निशान आपको उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि जिस मीडियम में वेव पैदा हुई उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे जब हिलते हैं, अप एंड डाउन हिलते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये बच्चे मान लो कि जो रस्सी का में जो आपने मार्कर से काला निशान लगाया, मान लो इस रस्सी का एक पार्टिकल यहां पर था। अब आप जब इसे रस्सी को झटका दोगे तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, वापस वहीं आएगा,
फिर नीचे जाके वापस वहीं आ जाएगा। तो ये हमारा एक ऑसिलेशन, एक दोलन कंप्लीट माना जाता है कि जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ ड्रॉप, ऊपर वहीं नीचे वहीं, ऐसे होगा ना, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भी ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो इस ऐसे ऐसे में स्लो मोशन में करते हैं इसे हम। ये ऊपर जा रहा है, वही नीचे आ गया सेम जगह, फिर नीचे जाके ऊपर, तो ऐसे चल रहा है ना इसका। तो अपनी मेन पोजीशन से माध्यावस्था से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाके वापस वहीं आ रहा है। तो ये बच्चे जब आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहा है ना आपको, ये बता रहा है कि आपका पार्टिकल जो है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं हम, आपका पार्टिकल ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक हाइट तक ऊपर जाएगा भाई। जब ये पार्टिकल आपका ओसिलेट करेगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, 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 एक हाइट तक ही तो ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा नीचे, नीचे वहीं के वहीं वापस नीचे आ जाएगा, फिर ये नीचे आने लगेगा। ये नीचे आ रहा है, आ रहा है, वापस वहीं पे नीचे आ गया। तो यहां से था बच्चे, वापस आ गया वहीं। तो ये ऐसे ऊपर गया, वहीं नीचे, अब ये फिर नीचे की तरफ जाएगा ड्र, और फिर वापस वहीं आ जाएगा। तो अभी नीचे की तरफ जा रहा है, एक हाइट तक नीचे जाएगा, फिर वापस वहीं पर आने लगेगा। तो ये जो बच्चे आपको जो ऐसा मैंने ऊपर नीचे करके दिखाया, ये केवल ये बता रहा है कि पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, हाइट तक जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरता है, वहीं आ जाता है, फिर नीचे की तरफ जाएगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा। तो ये समझा रहा है कि एक ऑसिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑसिलेशन तो लगातार चलते ही जा रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूअस हमने इस चीज को ऐसे दिखा दिया। तो जब किसी वेव को आप ऐसे बना रहे हैं, तो इस वेव का ऊपर वाला पार्ट क्या बता रहा है, पार्टिकल ऊपर चढ़ा चढ़ा चढ़ा, एक हाइट तक ऊपर गया, फिर नीचे आया आया, एक हाइट तक नीचे आया, मतलब अपन उसी जगह पे आ गया, फिर नीचे गया गया गया, एक डेप्थ तक नीचे गया और फिर वापस वहीं पर आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट ऑसिलेशन है, कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे कि एक मीडियम है, उस मीडियम में बच्चे हमारी ट्रांसवर्स वेव बनी, अनुप्रस्थ तरंग। तो जब ट्रांसवर्स वेव इस मीडियम में बनी, तो उस मीडियम के पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिल रहे हैं, तो उस चीज को हम कैसे दिखा रहे हैं, इस तरीके से। अच्छा, जो बच्चे आपके जो ये पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। हिंदी में से हम कहते हैं सरंग। ऐसे ये भी क्या कहलाएगा, हमारा क्रस्ट। जो बच्चे नीचे वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रफ, गरत। अब देखो, ये बच्चे हमारे यहां से, ये मैंने कहा कि ये हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये अलग अगला ऑसिलेशन ऐसे लगातार चल ही रहे हैं। अब आप बच्चे किसी भी वेव में जो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, इसमें कहीं भी आप दो पॉइंट ले लो जो बिल्कुल सेम फेज में हो, समान चरण में हो। सेम फेज, सेम फेज का मतलब ये है, जैसे मान लो कि आपने सबसे ऊपर टॉप है, ये ऊंची चोटी, तो ये भी सबसे ऊपर चोटी, ये दोनों क्रस्ट हैं, तो दोनों सेम फेज में कहलाएंगे, ये दोनों सेम कला में हैं। ठीक है, एक कह रहा है जी पहला वाला पॉइंट अभी नीचे क्यों नहीं गया, नीचे भी जा सकता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, वो फेज डिफरेंस आ जाएगा कुछ, ऐसे भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, जैसा मन करे वहां से बना ले तू। हमने ऐसे सिंपल एक डायग्राम बनाया, ऐसे मन करे तेरा ऐसे बना ले, कोई समस्या नहीं इसमें। अब देखो, अब आप दो सेम फेज वाले पॉइंट ले लो, सेम फेज वाले समान कला वाले दो पॉइंट ले लिए मैंने, जैसे कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ। सेम फेज वाले का मतलब यह है कि ये ऊपर वाली चोटी और ये दोनों सेम फेज में नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम फेज में है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ये, तो ये और ये दोनों सेम फेज में नहीं है। देखो, यहां तो पार्टिकल ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है और यहां तो नीचे की तरफ को उतर रहा था। अगर आपको इसका सेम फेज लेना है इस वाले का, तो पता कैसे लेंगे, देखो ये बच्चे हमारे पास में एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, ठीक। तो अगर आपने एक पॉइंट इस वाले ऑसिलेशन पे लिया, तो अगला पॉइंट दूसरे वाले पे लेना पड़ेगा। तो इसके साथ सेम फेज में ये वाला आएगा, ये दोनों सेम फेज में है भाई, ये और ये सेम फेज में है, ये और ये सेम फेज में है, और ये सेम फेज में। या यहां से इसने स्टार्ट किया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, अब यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये दोनों भी सेम फेज में है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे जस्ट अभी मैं चेक कर रहा हूं, मान लो हमने कहा कि भाई 1 2 3 बोलेंगे, 1 2 3, तो 3 पे हम, जैसे मैंने 3 बोला, तो उस समय कोई भी दो पॉइंट जो सेम फेज में है, जो दो बिल्कुल समान कला में है, समान चरण में है, उनके जो बीच की दूरी होती है, सेम फेज वाले पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। यानी कि
आप ये कह सकते हैं कि दो लगातार जो क्रस्ट हैं वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, वो वेवलेंथ कहलाती है। या दो लगातार घृत की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। या यहां से इसने वेव ने स्टार्ट किया और यहां से किया, इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या है, ये भी वेवलेंथ ही है। तो सेम फेज वाले अगर आप दो पॉइंट ले लेंगे, उनके बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। ये और ये ले लेंगे, इसके बीच की दूरी वेवलेंथ हो जाएगी। तो सेम फेज वाले समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इस वगैरह से जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑसिलेशन है उसमें ऊपर नीचे सेम एम्पलीट्यूड है, वरना कई टाइप के होते हैं इसमें भी ऑसिलेशन भी, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड, ये वो। तभी आप सेम मान के चलो कि ऊपर नीचे सेम। अच्छा, अब सेम फेज वाले दो पॉइंट के बीच की दूरी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। अच्छा, तो सेम फेज वाले जो ऊपर वाले पॉइंट है तो हमें पता है ना, क्रस्ट कहते हैं, ट्रफ। तो कई बार पेपर में केवल ये लिखा जाएगा कि दो लगातार सरंगों या घृतों के बीच की दूरी, टू कंजेकेटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो ये तो लिख देगा कि दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी वेवलेंथ, या दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो अच्छा, दो लगातार वाले होने चाहिए, यानी कि एक क्रस्ट आपने ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनों के बीच की दूरी वेवलेंथ नहीं है, वो तो डबल हो जाएगी। तो दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ या दो लगातार सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है किसी वेव की। तो यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे पहले वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ में लिखेंगे हम वेवलेंथ, हिंदी में से हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ का मतलब होता है कि वेव की लंबाई। लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। हिंदी में लिखेंगे दो क्रमागत सुरंगों या घृतों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकेटिव क्रस्ट और टर्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। या दो, आप ये भी लिख सकते हैं कि दो क्रमागत समान कला वाले बिंदुओं के बीच की दूरी या समान चरण वाले बिंदुओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकेटिव पॉइंट ऑफ सेम फेज। ठीक है। अब दो क्रमागत सुरंगों या घृतों के जो बीच की दूरी होती है वो हमारी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। अच्छा, वेवलेंथ जो है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। भाई वेवलेंथ है क्या, दूरी है ना, तो डिस्टेंस किसमें नापते हैं, मीटर में। तो इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो मीटर है। हालांकि इसके आप अदर यूनिट जो हम यूज करते हैं वेवलेंथ की, अदर यूनिट में हम एंगस्ट्रोम का यूज भी करते हैं, नैनोमीटर वगैरह भी यूज करते हैं। वो अदर यूनिट है, जैसे हम लंबाई को मीटर में नापते हैं पर फीट में भी तो नाप लेते हैं, किलोमीटर में तो नापते हैं। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट तो मीटर है, लेकिन अदर यूनिट में आप एंगस्ट्रोम का यूज करते हैं। एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹मीटर। हालांकि एंगस्ट्रोम और जो नैनोमीटर है इसका हम यूज करते हैं लाइट के केस में, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो मीटर में बताते हुए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 0.0000 ऐसे करके बताना पड़ेगा। तो एंगस्ट्रोम और नैनोमीटर का भी यूज करते हैं हम, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसकी, मीटर, वेवलेंथ की। तो दो क्रमागत सुरंगों या घृतों के बीच की दूरी या सेम फेज वाले पॉइंट जो है उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। अच्छा, अब आते हैं बच्चे हमारे, एक शब्द आता है यहाँ पे, इसे उतार लो, फिर हम आएंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पे। इसे उतार लेना।
अब लिखेंगे यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। फिर आपसे दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, अगर आप बहुत ही सिंपल सा एक शब्द समझे, फ्रीक्वेंसी जब भी आपके दिमाग में आए आज के बाद बताएंगे, अमिताभ वो बताएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो मैंने कहा सर क्या बैंडविड्थ का को वेव के स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। बैंडविड्थ होता ही इसलिए है, जनरली वैसे तो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का। अब सनाया को जो दो चार चीजें जो भी पता है सब लिख देना है आज की क्लास में। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, अगर आपसे कोई कहे कि पर सेकंड कोई भी काम हो, कोई भी, वही फ्रीक्वेंसी है। मेरे सर के ऊपर एक पंखा घूम रहा है, अगर ये पंखा एक सेकंड में 3 चक्कर पूरे कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस पंखे के घूमने की फ्रीक्वेंसी है 3। अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में मार्कर है, एक सेकंड में 4 बार हिल रहा है, तो मैं बोलूंगा इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है 4। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब बच्चे किसी मीडियम में एक वेव बनी, वो वेव कैसे बनी है कि पार्टिकल उसके ओसिलेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं ऊपर नीचे। तो एक सेकंड में जिस मीडियम में वेव बनी, जिस माध्यम में वेव बनी, उस माध्यम के कण, ध्यान सुनना, जिस मीडियम में वेव बनी उस मीडियम के पार्टिकल, उस माध्यम के कण एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन या जितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसे बच्चे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मान लो कि जिस मीडियम में वेव बन रही है ड्र, तो उस मीडियम के पार्टिकल पर सेकंड जितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लें वही हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल, भाई एक साइकिल वही तो होता है, कंप्लीट ऑसिलेशन को एक साइकिल भी कह देते हैं हम। तो पर सेकंड जितने भी साइकिल बन रहे हैं, जितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो लिखेंगे द नंबर, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ particles of medium in per unit time, in per unit time, the number of oscillation of particles of medium in per unit time is called, is called, is called frequency, is called frequency। हिंदी में लिखेंगे प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड प्रति सेकंड माध्यम के कणों के, प्रति सेकंड माध्यम के कणों के दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड माध्यम के कणों के दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। फ्रीक्वेंसी जो बच्चे, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो होती है हर्ट्स। अभी हर्ट्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है। हर्ट्स का मतलब पता क्या होता है? एक हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है इसका मात्रक तो है, बनना चाहिए था 1/सेकंड, 1/सेकंड। लेकिन एक साइंटिस्ट है हर्ट्स, उन्हें सम्मान देने के लिए हमने हर्ट्स कहना शुरू कर दिया। तो एक हर्ट्स का होता है 1/सेकंड। तो जब भी किसी भी चीज की अगर यूनिट एक साइंटिस्ट का नाम हो तो हम ये समझेंगे कि उसका मतलब होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी यूनिट है हर्ट्स, हर्ट्स तो साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्स का मतलब होता है 1/सेकंड। तो प्रत्येक सेकंड कितने ऑसिलेशन कर रहे हैं पार्टिकल्स, कितने कंपन कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का मैंने आपको सी और डी पार्ट तो मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया था, ए और बी पार्ट रह गया था। याद आ रहा है आपको? क्वेश्चन था कल, मैंने कहा था कि ए और बी पार्ट हम आगे चल के पढ़ पाएंगे, तो उस ए और बी पार्ट को भी हम देख लेते हैं आज। ये तो 20 वाले में पहले से देखते हैं।
ये बच्चे आपको बताना कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत हैं। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उतना सुंदर नहीं है। सुबह ये कंपटीशन के हिसाब से हम एक बेसिक्स आइडिया लेते हैं, तो डेफिनेशन के बारे में उतना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हम्म। हमारे पास में एक क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिव, सत्यम, प्रमोद, अमित, लल्लन कुमार, अमिताभ, कुछ आंसर हमें दे रहे हैं। इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन द वाइब्रेटिंग मीडियम पर मिनट। ये कह रहा है कि एक तरंग की आवर्ती प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या। कह रहा है कि जिस माध्यम में तरंग पैदा हो रही है उस माध्यम के जो कण हैं, उस माध्यम के जो पार्टिकल्स हैं, वो प्रत्येक मिनट जितने कंपन करेंगे वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो गलत है बच्चे। हमारी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि पर सेकंड, प्रति सेकंड होना चाहिए, जबकि किसने लिख दिया प्रति मिनट। तो हमने भी क्या पढ़ा कि प्रत्येक सेकंड जितने भी ऑसिलेशन होंगे वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये तो गलत हो गया। इसने लिखा है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए वेव हैविंग द सेम फेज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेवलेंथ। बिल्कुल सही लिखा है इसने। भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जैसे मैंने बोला 1 2 3, जैसे हमने 3 पे देखा, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि दो सेम फेज वाले पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। और वो दो सेम फेज वाले पॉइंट लेने लगातार वाले, लगातार वाले यानी कि जो दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी। भाई ये सेम फेज में तो ये दोनों भी हैं, पर ये मिनिमम दूरी नहीं है ना। मिनिमम दूरी बनेगी जो लगातार वाले हैं। तो दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की जो मिनिमम दूरी बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो क्या आंसर ठीक है इसका? बी इज करेक्ट आंसर। और सी और डी मैंने इससे कल आपको दिखा दिए थे। जो बच्चे कल आए थे उन्हें पता है कि सी और डी दोनों ऑप्शन ये गलत है। ये सी भी गलत है और डी भी गलत है। अब थोड़ा सा और मामले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ध्यान से आंसर देना इसका। तुषार, विकास, एमडी, बड़े आंसर दिया आपने, कोई बात नहीं। अब इधर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला मैं देखूं कौन बच्चा सही आंसर देगा। क्वेश्चन का नंबर भी लिखना, साथ में 3 लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप तीसरे का आंसर दे रहे हैं। हम्म। विकास, राजवीर, चिराई, या क्या नाम है इनका? चिराज रिया। भाई कितने खतरनाक नाम रख रखे तुमने, पढ़े भी नहीं जा रहे हैं हमारे से तो। अभी, विकास, शंकर, रणवीर, विक्रम, एमडी। देखो इसने कहा है, दिया गया चित्र एक लंबी डोरी के उस भाग को दर्शाता है, इसमें तरंग उत्पन्न होती है। बिंदु कौन सा युग्म एक ही चरण में है, सेम फेज में है। तो सेम फेज वाले पॉइंट बताने हैं। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक हमारा एक कंप्लीट साइकिल है ये।
उसका बाद स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने एक पॉइंट इस साइकिल का लिया है तो एक इसका लेना पड़ेगा। तो सी और के ये दोनों सेम फेज में है, तो सी सेम फेज में है के साथ। अच्छा, ये जो ए है वो आई के साथ सेम फेज में है, ए सेम फेज में है आई के साथ, तो ए और आई भी सेम फेज में है। अच्छा ये बच्चे बी इधर चढ़ रहा है, ये बी ले लिया हमने इधर से, तो बी और डी को मत कर देना, ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहां से जस्ट ऊपर चढ़ा। अब इस वाले में ये वाला ऊपर चढ़ रहा है यहाँ पे, तो बी और जे सेम फेज में है। और यहां से नीचे उतर रहा है डी, और यहां से नीचे उतर रहा है एल, तो डी और एल सेम फेज में है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, बी और जे है सेम फेज में। डी बच्चे सेम फेज में आएगा एल के साथ, ये लिखा है यहाँ पे, तो डी तो एल के साथ में आएगा, गलत हो गया। ए सेम फेज में आएगा आई के साथ, ये भी गलत हो गया। और सी सेम फेज में आएगा के साथ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन बताया उनका ठीक है, ठीक है, तो बी वाला सही है, बी और जे। डी जे नहीं भैया, डी और जे कैसे हो जाएगा बेटा? देखो ये डी जो है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है, और ये तो ऊपर अभी चढ़ाई भी नहीं है। तो ये मैंने कहा था अगर ये जस्ट ऊपर की तरफ, ये बी और जे सेम फेज में है, और ये डी और ये एल सेम फेज में है, तो डी एल के साथ में है। साधी कह रहे हैं मेरे कमेंट्स, अरे सबके कमेंट्स होते हैं भैया यहाँ, पर सबके नाम लेना संभव नहीं होता है, तो इसलिए आप थोड़ा परेशान मत हुआ करो। अरे बात यहां तक के समझ सभी को? अरे हाँ या ना? हम्म एक तो पता नहीं, ज्यादा लाइट ऑनलाइन क्लास के तो नुकसान होते हैं। आप तो एक दो क्लास लेंगे पूरा दिन, हमारे तो सुबह 7 तक चलती रहती है क्लास, तो कई बार वो आंखों में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत भी हो रही है। तो आप एक काम क्या करो, जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, लगातार नहीं लेनी है। ऑनलाइन क्लास का एक तरीका होता है लेने का। एक आपने से क्लास अभी ले ली भाई, मान लो अभी ले ली है, और फिर उसके बाद एक अगली क्लास, जैसे मान लो कि फिर आप, या तो अगर आपकी 2 क्लास लगातार ले ली तो 2 मैक्सिमम 2 लगातार लो, उसके बाद फिर अगला 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए। या आइडियल तरीका ये है, अगर मान लो आप एक आध सब्जेक्ट की क्लास ऐसा किया करो कि बाद में ले लो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो एक की ले लो सुबह 5-6 बजे, एक ले लो कोई 12 बजे के आसपास, और एक शाम को 5-6 बजे। तो अगर आप 5-5 घंटे का डिफरेंस रखें तो बढ़िया है। पर ये नहीं कि आपने क्लास लेके 5 घंटे का डिफरेंस तो रखा, पर उन 5 घंटे में रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फेसबुक चलाए बैठे हैं, व्हाट्सएप चलाए बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। उस वजह तो फिर क्लास ही देख लो। तो दूसरा, हर थोड़ी देर के बाद आंखों को ऐसे ना ऐसे करना है लगातार। क्लास जब देख रहे हो ना, तो कई बार क्या होता है, हम लगातार क्लास ऐसे देख रहे हैं, या लगातार हम रील देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं फेसबुक वगैरह पे, उसे अगर आप यूज ना करो ज्यादा बढ़िया है। तो हम लगातार देख रहे होते हैं, तो पलक ऐसे झपकती ही नहीं हमारी, एक ज्यादा स्लो हो जाता है प्रोसेस। तो बीच बीच में ऐसा कर लिया कई बार, एक क्लास का ठंडे पानी के छपके मार लिया, थोड़ा बाहर खुले में घूम जाए, तो मतलब 5 मिनट आप एक्स्ट्रा दे दो, तो आपकी आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 5 मिनट के आसपास का समय, या जैसे आजकल चश्मे आते हैं, अगर कोई चश्मा लगाता है बच्चा, तो ब्लू कट वाला चश्मा लगा लो, थोड़ा जो रेज वगैरह निकलती है उन्हें कट कर दे, कम इफेक्ट डले अगर ज्यादा क्लास ले रहे हैं। या इस तरह के आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, लेकिन आपको ये लगातार नहीं करना। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि अपना फेसबुक इस पे लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ी बड़ी दिक्कत क्या है, फेसबुक वगैरह से देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे आपने 1 घंटा कभी आप फील करना, मेरी बात को ऐसा मत मानना, कभी ट्राई करना है, अभी आपको दिमाग में आ जाएगा। आपने लगातार सोचा, कई बार होता है कि हमने पढ़ाई कर ली, या थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक का मतलब पता क्या करते हैं आजकल? ब्रेक का मतलब क्या, हम मोबाइल चलाने लगते हैं कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जैसे आपने आधा पौन घंटा मोबाइल देखा, अब आपने मोबाइल रख दिया साइड में, आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आधा पौन घंटा उसकी थकान उतारने के लिए चाहिए, क्योंकि आंखें दुखने लगती हैं, दिमाग भी वो थोड़ा सा थकाऊ हो जाता है। तो आधा 1 घंटा मोबाइल देखने के बाद फिर 1 घंटा उसके आराम के लिए चाहिए। अच्छा, फिर हमने 1 घंटा आराम कर लिया, और फिर वो दिमाग में फिर शरीर में खुजली सी होने लगेगी मोबाइल देखने की। फिर 1 घंटे बाद हम जो आराम करा था हमने, फिर मोबाइल खोल लिया, फिर मोबाइल आधा घंटा देखा, फिर उसकी थकान उतारने के लिए फिर 15-20 मिनट का आराम चाहिए, फिर 15-20 मिनट बाद फिर मोबाइल हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए पूरा दिन ऐसे लगता है कि थका थका सा निकल गया। बहुत सारे बच्चे की जिम पढ़ने में मन नहीं लगता, पूरा दिन ऐसे लगता है थकाऊ सा। इन सब की एक जड़ यही है कि जब हमने फेसबुक सबसे पहले इंस्टॉल करो, अगर सिलेक्शन चाहिए, थोड़ा तपस्या करनी है, तो 6 महीने 1 साल, जितने भी बढ़िया लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो अभी नीट वाला आप सुन लो बच्चे के बारे में, चाहे वो जेई का जो पेपर निकाल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में जो अच्छे अच्छे रैंक लेकर रहे हैं, या जो यूपीएससी वाले हैं, उनके मोबाइल में आपको ये व्हाट्सएप, आपको ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, इस तरह के आलतू फालतू के कोई भी बकवास नहीं मिलेगी। हाँ, मान लो कोई आपको सर्च करना है, गूगल सर्च के लिए मोबाइल होना चाहिए आपके पास, और तो भाई क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, अब आपकी आंखों को पूरा आराम मिलेगा। जो बच्चा पूछ रहा था ये,
और बाकी कोशिश क्या करो कि अब तुम बड़े हो गए, हर चीज टीचर से ना पूछो, खुद से भी सॉल्यूशन निकाल लिया करो। एक क्वेश्चन यहाँ बताना ध्यान से, इसका भी आंसर कई बच्चे गलत देंगे, देखो, तो ध्यान से करना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। ये, और मैंने पहले अवेयर कर दिया आपको कि गलत गलत कर सकते हो, तो ध्यान से पढ़ के करना। क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं। देखो, एक तो एम्पलीट्यूड ही बता रहा है, एक आध तो, अरे एम्पलीट्यूड बताया मैंने तुम्हें अभी तक। ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड ए कंजेकेटिव ट्रफ इन ए ट्रांसवर्स वेव। तो मुझे कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव का हमने ऐसे बनाते डायग्राम, कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और कंजेकेटिव ट्रफ के बीच की दूरी क्या होगी। एक क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी पूछ रहा है बेटा वो आपसे। तो आपको मैंने बताया था कि जो दो लगातार क्रस्ट होते हैं उनके बीच की दूरी होती है वेवलेंथ, पर वो दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी क्या होती है, वो होती है वेवलेंथ की आधी। तो इसका आंसर होगा हमारा हाफ ऑफ वेवलेंथ, यानी कि सी ऑप्शन। देखो, आप इस बात को समझना, अगर पेपर में आपसे कहे कि दो लगातार क्रस्ट, यानी कि दोनों सेम फेज वाले पॉइंट हो गए, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी क्या बनती है, आप कहेंगे सर वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। लेकिन एक क्रस्ट और एक ट्रफ की बात करें या एक ट्रफ और एक क्रस्ट की बात करें तो बनती है वेवलेंथ की आधी, वेवलेंथ का आधा। एमडी विकास, सबम, सबनम, ब्राइट, गुज्जर, स्तुति, स्तुति तुम्हारा भी ठीक हो गया इस बार तो है, बहुत बढ़िया, प्रशांत, सबका ठीक है ये। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में इसमें एक साउंड की स्पीड की बात करेंगे, साउंड के वेव के एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, थोड़ा सा एक सेम जैसे मैंने ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम बनाया ऐसे डायग्राम बनेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, मिलते हैं कल। आपके साथ मेरी डेली क्लास होगी, तो लगभग हम 1-1.25 घंटे के आसपास से पढ़ेंगे। वीक में अगर 2 ही क्लास होती तो 1.5 घंटे पढ़ लेते, तो रोज ही क्लास है 5 दिन, तो अपना थोड़ा थोड़ा जितना हम एब्जॉर्ब करते रहें उतना सही रहेगा, ठीक है। चलो बाय।